फिनिश पर करना नहीं होगा। नहीं नहीं अभी इस पर लोग आएंगे, फिर जुड़ेंगे कुछ लोग। नमस्कार, मैं हेमंत कुमार आज हिंदी के इस समूह, हिंदी भाषा के इस समूह हिंदी है जिंदगी पर आपसे हिंदी बाल नाटक लेखन को लेकर कुछ बातें करने वाला हूँ। और सबसे पहले तो मैं आदरणीय मित्र डॉक्टर ऋषि शर्मा जी और इस समूह का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने मुझे इस मंच पर अपनी बात कहने का मौका दिया है। लेकिन अभी कुछ और मित्र जुड़ जाएं तो फिर मैं बात शुरू करूंगा। उसके पहले मैं नमस्कार ऋषि जी, और अभी धीरे धीरे और मित्र आएंगे, फिर मैं अपनी बात शुरू करूंगा। उसके पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि मैं हिंदी नाटक या बाल नाटक का कोई बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान नहीं हूं। मैं भी एक दर्शक के रूप में ही मैंने अपनी नाटकों की यात्रा शुरू की थी। आज से 30-40 साल पहले मैं बचपन में नाटक देखने जाया करता था अपने पिताजी के साथ इलाहाबाद में। तब से नाटकों से मेरा जुड़ाव रहा है। लेकिन मैं ज़्यादातर वैसे कहानी और कविता लेखन से मैंने अपने लेखन की शुरुआत की। फिर अचानक कैसे मैं नाटकों में आ गया, लगभग जानकर आश्चर्य होगा आपको कि मैं ये हिंदी बच्चों की कहानी और कविताएं लिखना शुरू करने के लगभग 20 साल बाद मैंने बाल नाटक लिखना शुरू किया। और वो भी जुड़ा तो मैं दर्शक के रूप में पहले से ही था, लेकिन 1986 के आसपास मैं यहाँ नौकरी में आया। तब मैंने नमस्कार दीपिका जी, 1986 में यहाँ जब लखनऊ में मैं एजुकेशनल टेलीविज़न में नौकरी करने आया स्क्रिप्ट राइटर की, तब से थोड़ा मैं नाटकों में सक्रिय हुआ, वो भी दर्शक के रूप में। क्योंकि पहले यहाँ पर मैंने एजुकेशनल टेलीविज़न के लिए कुछ नाटक लिखने शुरू किए। चूँकि मैं बाल साहित्य से जुड़ा था तो मुझसे ये कहा गया कि आप कुछ लोक कथाओं को ड्रामेटाइज करके उन्हें शूट करवाइए। तो मैंने उसमें कई बंदर और मगरमच्छ वाली कहानी ली, कछुआ और खरगोश वाली कहानी ली। इन सब को मैंने बहुत लिरिकल वे में ड्रामेटाइज किया और बहुत पसंद किया गया। उस पर आज से 25-30 साल पहले जो प्रोग्राम बने थे वो आज भी टेलीकास्ट होते हैं। ये अब नीरू जी भी आ गई हैं। आप स्वागत है आपका। नमस्कार नीरू जी। अभी और कुछ मित्र आ जाएं, फिर मैं अपनी पूरी बात शुरू करूंगा। उसके पहले मैं यही बता रहा हूं कि कैसे मैं बाल नाटकों से धीरे धीरे जुड़ता गया। फिर हमारे एक मित्र यहाँ पर लखनऊ में जितेंद्र मित्तल जी हमारे साथ काम करते थे, वो यायावर रंगमंडल है उनका। और नमस्ते आर्या बर्ती जी, सरोज जी नमस्ते। ये यायावर रंगमंडल लखनऊ की बहुत इस्टेब्लिश और प्रतिष्ठित संस्था है, और मुझको बच्चों का नाटक लिखना शुरू करवाने में उसका पूरा श्रेय मनु जी भी आ गए हैं। नमस्ते मनु जी। तो नाटकों का लिखवाने पूरा श्रेय यायावर रंगमंडल को ही जाता है। जितेंद्र मित्तल ने मुझसे ऐसे ही कहा कि कभी कभी रविंद्रालय चले आया करो, नाटक देखा करो। तो मैं रोज़ शाम को जाके वहाँ पर नाटकों को देखने लगा रविंद्रालय में। तब केवल यहाँ पर एक ही मंच था रविंद्रालय, और वहाँ पर अच्छी खासी शाम को भीड़ होती थी।
और वहाँ जितेंद्र मित्तल जी का यायावर रंग संस्थान की तरफ से एक स्क्रिप्ट बैंक हुआ करता था, तो शाम को मैं वहाँ जाके बैठ जाता था। फिर वहाँ के नाटक देखते देखते 2-3-4 महीने का समय गुजरा होगा। फिर जितेंद्र मित्तल जी एक वर्कशॉप गर्मियों में ऑर्गेनाइज करवाते हैं, बाल उल्लास पर्व, बाल रंगमंच कार्यशाला कई स्कूलों में होती है। उसके लिए उनसे मित्तल जी ने हमसे कहा कि हेमंत कुछ नाटक लिखो। मैंने कहा भाई नाटक तो मैंने बच्चों का अभी तक कोई नहीं लिखा। तो उन्होंने कहा लेकिन लिख सकते हो, कोशिश करो। तो बातचीत होने लगी और संजय देगलुलकर जी, ये मंजरी जी भी आ गई हैं, विनीता पांडे जी भी आ गई हैं, आप सबको नमस्ते। तो उस समय संजय देगलुलकर जी से बात हुई और जितेंद्र मित्तल जी से। तो हमारे दिमाग में उन्होंने पूछा क्या लिख सकते हो, तो हमारे दिमाग में एक ऐसे ही बैठे बैठे खुराफाती कहानी आ गई कि अगर दुनिया में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाए तो दुनिया, मतलब दुनिया उलट जाए, ऐसा कुछ नहीं। हमने ये कल्पना की कि हमारे समाज में कुछ ऐसा अगर उलट पुलट हो जाए कि महिलाओं का काम पुरुष करने लगें, पुरुषों का काम महिलाएं करने लगें। यानी कि महिला देवेंद्र सर भी आ गए हैं, नमस्ते देवेंद्र सर। तो उसमें ये हुआ कि हमने ये परिकल्पना की कि घर का काम पुरुष करने लगेंगे और बाहर का काम महिलाएं। और अगर शादी होने जा रही है तो लड़के को लड़की वाले देखने आए, बारात लेके लड़की वाले आए, ये सब चीज़ें। और उसको लेके एक छोटा नाटक मैंने तैयार किया, उल्टी दुनिया। ये उल्टी दुनिया नाटक बहुत मज़ेदार था और हास्य नाटक एक तरह से था। वो मंचित हुआ संजय देगलुलकर जी के सानिध्य में, मतलब उनके निर्देशन में, और काफ़ी सफल रहा। फिर उसके बाद से धीरे धीरे नाटकों से, बाल नाटकों से मेरा जुड़ाव होता चला गया। फिर अगले साल मैंने और एक नाटक तैयार किया, कहानी तोते राजा की। ये गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की कहानी तोता पर आधारित है, इस पर डिस्कशन हुआ। अच्छा, एक ख़ास बात ये रही कि मेरे जितने भी अब तक नाटक मैंने लिखे हैं, लगभग 15-20 नाटक लिखे, ज़्यादातर मंचित हुए और ये वर्कशॉप मोड में ही मैंने तैयार किए। मतलब कि पहले मैंने स्टोरी लाइन जो है उसको, जो भी नाटक को निर्देशित करने वाले थे, जैसे तोते राजा की मोहम्मद हफीज़ यहाँ के बहुत प्रसिद्ध रंगकर्मी हैं, उन्होंने निर्देशित किया था। तो हफीज़ जी से पूरा पहले डिस्कशन हुआ, पूरा सीनों का, हर दृश्य का एक डिस्कशन हुआ। उस डिस्कशन के बाद फिर हफीज़ जी ने हमसे कहा कि कल से मैं ब्लॉकिंग और रिहर्सल शुरू करूँगा, आप 2-2 सीन हमको लिख के देते जाइए। ये था तो बहुत चुनौती का कार्य, लेकिन मैंने किया। मैं हर रोज़ रात में बैठ के 2 दृश्य लिखता था नाटक के, और नाटक का वो 2 दृश्य सुबह जाके कार्यशाला स्तर पर उनको देता था हफीज़ जी को। बच्चों के साथ उसकी ब्लॉकिंग होती थी, रिहर्सल होती थी, और उस पूरे दौर में मैं भी मौजूद रहता था वहाँ, रिहर्सल देखने के लिए, ब्लॉकिंग देखने के लिए, कैसे ये सब होता है। ये सब बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अगर नाटक बच्चों का लिखा जाना है तो वो बच्चों का नाटक अगर निर्देशक से या किसी मंच से जुड़े व्यक्ति से डिस्कस करके लिखा जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। और इस ढंग से धीरे धीरे मेरी रंग कर्म से जुड़ाव होता गया और हर साल मैं नाटक लिखने लगा। बच्चों की वर्कशॉप के लिए कभी कुछ स्कूल्स में डिमांड की गई, कुछ स्कूल के बच्चों ने मुझसे छोटे छोटे नाटक भी लिखवाए, जैसे पानी पानी कितना पानी, अभी वो संग्रह आने वाला भी है। तो देखिए, अब मैं मुख्य बात पर आता हूँ जिसके लिए ऋषि जी से भी बात हुई थी, डॉक्टर ऋषि शर्मा जी से भी, कि यहाँ मैं देखिए बाल रंगमंच या हिंदी बाल नाटक का इतिहास बताने या नाटकों के नाम गिनाने के लिए मैं नहीं बात कर रहा हूँ। मैं कुछ ऐसे बिंदु उठाना चाहता हूँ जो कि बाल नाटक में मौजूद हैं समस्याएं, और उनको लिखने के लिए बाल नाटक लेखकों को उस पर ध्यान देना होगा। तो सबसे पहली बात आती है जो हिंदी बाल नाट्य लेखन में समस्या आती है, वो आती है स्क्रिप्ट की। ये कहा जाता है कि
अच्छी स्क्रिप्टें नहीं मिल रही हैं, अच्छे नाट्य आलेख नहीं हैं। ऐसा नहीं है, नाटक लिखे बहुत से जा रहे हैं और प्रकाशित भी हो रहे हैं, भंडार भी बढ़ता जा रहा है, प्रकाशित होके वो लाइब्रेरी में डंप भी होता जा रहा है, लेकिन मंचित नहीं हो रहा है। इसके पीछे सब कई कारण हैं। अगर उन कारणों पर हम थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करें तो हिंदी बाल रंगमंच का भविष्य बहुत उज्जवल हो सकता है। तो अब मैं मूल मुद्दे पर आता हूँ कि पहली बात यह है स्क्रिप्ट जो आप बच्चों के लिए लिखते हैं तो बच्चों से सबसे पहले जुड़ना ज़रूरी है। अगर आप कुछ भी लिख रहे हैं, चाहे वो कहानी, कविता, उसको भी बच्चों को आप सुनाएंगे ही, उससे फीडबैक लेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। इसी तरह से बाल नाटक लिखने के लिए आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि किसी भी बाल रंग संस्था से जुड़िए, बतौर दर्शक जुड़िए, बतौर समीक्षक जुड़िए और जाकर वहाँ देखिए। जाकर नाटक जब आप देखेंगे तो उससे बाल रंगमंच की आपको बारीकियाँ या मंचन की बारीकियाँ समझ में आएंगी कि कहाँ हम गलती करते थे, क्या हमें लिखना चाहिए। दृश्य बंद कैसे तैयार किए जाएं, कैसे ब्रेकअप किया जाए, उनका सीन में डिवीज़न कैसे हो, फिर हम स्टोरी को कैसे किस माध्यम से आगे बढ़ाएं। अब अक्सर क्या होता है कि बाल नाटककार लिखता है नाटक और वो कहीं किसी ऊंचे ओहदे पर है, तो ये और थोड़ा सा दिक्कत वाली बात ये हो जाती है कि उसे ये अंदर से लगता है कि भाई मैं नाटक देखने तो जाऊंगा, लेकिन अब नाटक जो निर्देशित करते हैं वो ज़्यादातर ग्रेजुएशन के बाद ही किसी अच्छे ड्रामा स्कूल में चले जाते हैं, वहाँ निर्देशन का, एक्टिंग का, अभिनय का डिप्लोमा लेते हैं। तो अब अगर एक कोई ऊंचे पोस्ट पर पदाधिकारी है, वो बाल नाटक लिखने के लिए सोचता है, तो उसको लगता है यार हम क्यों जाएं, वो एक डिप्लोमा होल्डर से हम डिस्कस करने जाएंगे, ये तो हमारी तौहीन होगी। ये बात दिमाग से निकालनी होगी। मैं अपना खुद का बताता हूँ कि मैं आज भी कोई भी स्क्रिप्ट लिखना शुरू करने से पहले, नाटक की कोई भी स्टोरी लाइन, मैं जाके सबसे पहले मिलता हूँ। निर्देशक हमारे मित्र बहुत से हैं, जैसे मोहम्मद हफ़ीज़ साहब, ललित सिंह पोखरिया, जितेंद्र मित्तल जी और रोजी दुबे हैं, या ग्वालियर से जुड़ी हुई हैं गीतांजलि गिरेवाल। तो उन लोगों से मैं डिस्कस करता हूँ कि हाँ ये स्क्रिप्ट प्रोसीड की जा सकती है इस पर। तो वो लोग कहते हैं हाँ इसमें सीन डिवीज़न ये रखिए, आप इस ट्रैक पर लिखना शुरू करिए। तो मैं लिखना शुरू करता हूँ और वो नाटक मंचित होते हैं। तो पहली चीज़ आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आप किसी रंगमंच की संस्था से जुड़ें बतौर दर्शक के रूप में, और जो भी आप लिखना चाह रहे हैं निसंकोच जाके उनसे डिस्कस करें। उससे आपको फ़ायदा भी होगा। फ़ायदा ये होगा कि आपको नाटक के दृश्य समझ में आएंगे, कैसे आपको लिखना है, कितने बड़े संवाद रखने हैं, कितना बड़ा आकार रखना है, ये सारी बातें आपको समझ में आएंगी। तब वो जो नाटक बनेगा आपका एक बेहतरीन नाटक बनेगा। इसी ढंग से एक और दिक्कत आती है बहुत सारे कारणों में कि अब दृश्य की समस्या, लोग लिखने का तरीका मैं बताता हूँ। उदाहरण के लिए एक सपोज़ करिए किसी को एक दृश्य लिखना है कि घने जंगल में कोई व्यक्ति खो गया है और वो रास्ता ढूंढ रहा है। अक्सर मैंने बड़े बड़े नाटककारों मतलब जो किताबें छपी हैं उनका मैं बता रहा हूँ, उसमें लिखा उन्होंने कि माधव घने जंगल, ये किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नहीं मैंने बनाया, लेकिन इसी ढंग से लोगों ने लिखा है एकदम कहानी स्टाइल में। माधव घने जंगल में चला जा रहा था, चारों ओर घने पेड़ थे, कुछ खूबसूरत फूल भी थे। अचानक वो एक दोराहे पर पहुंच गया, वो वहीं रुक गया और सोचने लगा कि किससे मदद लूँ। अब ब्रैकेट में फिर उन्होंने लिख दिया, जंगल के बीच खड़ा होकर माधव सोच रहा है
किससे पूछूं, कहाँ जाऊं। अचानक उसे दूर एक आदमी जाता दिखाई पड़ा। तो ये तरीका कतई नहीं है नाटक लिखने का, ये तो आप कहानी लिख रहे हैं। होना ये चाहिए, क्या होना चाहिए, सिर्फ 2 लाइन में ये हो सकता है। सिर्फ आप इतना लिखिए ब्रैकेट में, घने जंगल का दृश्य, एक दोराहे पर उलझन में खड़ा माधो सोच रहा है। अब स्वतः वो बोलेगा, हे भगवान कहाँ फंस गया मैं, कहीं कोई जानवर ना आ जाए, मैं किससे रास्ता पूछूं। सिर्फ 2 लाइन। अब उसको इतना लंबा डिस्क्रिप्शन, एकदम कहानी की तरह, वो कहानी में डिस्क्रिप्शन होता है, नाटक में नहीं। नाटक की भाषा ही एकदम अलग होती है, मंच की भाषा एकदम अलग होती है, और बहुत सारी चीज़ें आपको छोड़नी पड़ती हैं निर्देशक के लिए, जो कि निर्देशक क्या चाहता है वो अपने हिसाब से करेगा। इसलिए बेहतर है कि पहले आप दर्शक के रूप में जुड़ें, फिर नाटक पर डिस्कशन करें, तब उसे लिखें। अब इसी ढंग से दूसरी समस्या क्या आती है, इसमें हिंदी बाल रंगमंच पर जो नाटक लिखे गए हैं उनको मंचन में समस्या क्या आती है, दृश्यों को लेकर। एक तो जल्दी जल्दी दृश्यों को बदलना। अब उदाहरण के लिए एक ही नाटक में आपने 10 दृश्य डाल दिए। दृश्य तो ठीक है, लोकेशंस 5-6 लोकेशन मत यूज़ करिए, 2-3 लोकेशन में अपने नाटक को समेटिए। पता चलता है एक दृश्य तो स्कूल का है, अगला दृश्य गांव का आ गया, गांव की चौपाल का, फिर तुरंत तीसरा दृश्य आ गया रामू के घर का, चौथा दृश्य आ गया वो कहीं नदी के किनारे। अब इतनी जल्दी जल्दी दृश्य बदलना मंच पर संभव नहीं होता है। इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि हम दृश्य भले नाटक में 10 रखें, लेकिन लोकेशंस जो हमारी रहे वो 2 या 3। एक मैंने रख लिया कि गांव का है, एक स्कूल का रख लिया, और एक रामू का घर रख लिया। अब इन 3 लोकेशन में ही हमारे 10 दृश्य समाहित होने चाहिए, तो वो मंचीयता की दृष्टि से भी अच्छा रहेगा और निर्देशक को भी इसमें सुविधा रहेगी। उसको बार बार सेट बदलने, क्योंकि सेट बदलने में समय लगता है और बच्चों को थोड़ा बहुत उसके लिए भी ड्रेसअप होने में, चेंज करने में समय लगता है, तो एकदम फास्ट इतना तेज नहीं बदलना चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो मैं रखना चाहता हूँ वो है बाल नाटकों की भाषा और संवाद। देखिए, बाल नाटकों में भाषा और संवाद प्रायः कई इधर हमने नाटक पढ़े भी और मैगजीन में छपे नाटक भी देखे, जिसमें कि आधे पेज का डायलॉग लिख दिया गया है। अब आप भले ही हिंदी के बहुत बड़े विद्वान हैं, सब कुछ है, लेकिन जब बच्चों के लिए आप लिख रहे हैं तो उसमें आपको संवाद ऐसे लिखने चाहिए जो छोटा बच्चा या बड़ा बच्चा या किशोर बोल सके, उसमें भारी भरकम शब्द न हों, और डायलॉग ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 वाक्य के बहुत हैं। अब आधे पेज का डायलॉग वो जयशंकर प्रसाद जी लिखते थे, उनके तो 1-1 पेज 1.5 पेज के संवाद हैं। वो चीज़ बच्चों के नाटक में नहीं चलेगी। बच्चों के नाटक में छोटे छोटे और वो इतने चुटीले और कैची संवाद हों कि हर नाटक के हर संवाद पर आपको क्लैपिंग मिले दर्शकों से, क्योंकि बच्चा वहाँ, जो भी दर्शक बच्चा आया है, बच्चों के अभिभावक आए हैं, वो सब आनंदित होने के लिए आए हैं, न कि भारी भरकम नाटक। अच्छा, अगर बहुत बड़े बड़े डायलॉग रहेंगे तो उसमें एक समस्या ये भी आती है कि देखिए, बच्चा पूरा ध्यान अपना केंद्रित करेगा डायलॉग को याद करने में। अब वो जब आधे पेज का डायलॉग याद करेगा तो उसे अपनी अभिनय क्षमता दिखाने का समय कब मिलेगा? वो अपनी अभिनय क्षमता दिखा ही नहीं सकेगा, पूरा ध्यान केंद्रित किए रहेगा कि हम भैया कोई बीच में डायलॉग न भूल जाएं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि नाटक में संवाद छोटे छोटे हों, भाषा एकदम बोलचाल की हो, सहज हो, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। चौथी बात आती है वो है दर्शकों को लेकर कि ये जो दर्शक आपके ज़्यादातर बच्चे रहेंगे, बच्चों के अभिभावक रहेंगे, शिक्षक रहेंगे, तो वो
लोग आते हैं, नाटक कोई भी देखने आता है, जैसे आप फिल्म देखने जाते हैं तो आनंद के लिए या वहाँ पर जाके थोड़ा मनोरंजन के लिए, न कि वहाँ पर भाषण सुनने या उपदेश सुनने या कोई शिक्षा ग्रहण करने। तो अगर नाटक में अपने आप कोई ऐसी बात निकल आती है जो शिक्षा के लिए ठीक है, जो आप संदेश दे सकते हैं, वो ठीक है, तो वो अच्छा रहेगा। लेकिन पर्टिकुलर आप ये अगर सोच के कि हाँ हमें इसमें ये संदेश देना ही है, इसको हमें इसमें लगाना ही है, तो नाटक बन नहीं पाएगा। भाई वहाँ पर जो भी बच्चे हैं उनको आनंद लेना है, नाटक का आनंद उठाना है, जो बच्चे दर्शक हैं उनको आनंद उठाना है। तो कोशिश यही होना चाहिए कि शिक्षा या संदेश जो भी हो वो नाटक के अंदर से निकल आए। आपको अलग से, आप नाटक के माध्यम से और भी बहुत सारी चीज़ तो बच्चों को सिखा ही रहे हैं। उसको संवाद सिखा रहे हैं, अभिनय सिखा रहे हैं, भाषा सिखा रहे हैं, उसको वेशभूषा बता रहे हैं कि किस व्यक्ति का या किस पात्र की क्या वेशभूषा होगी, ये सारी चीज़ें तो बता ही रहे हैं। तो अच्छा ये रहेगा कि उसमें शिक्षा और संदेश ज़बरदस्ती न ठूंसा जाए। इसी ढंग से एक और बात आती है, पांचवी बात, कि ये तो निश्चित है कि जब आपको अच्छा नाटक लिखना है तो कोई संस्था आपको ज्वाइन करनी होगी। दर्शक के रूप में जाएंगे, आपने नाटक लिखा भी और नाटक लिख के आपने उसके सुपुर्द कर दिया निर्देशक के, यहाँ भी आपकी ड्यूटी ख़त्म नहीं होगी। आपको रिहर्सल में भी मौजूद रहना चाहिए। रिहर्सल में मौजूद रहने से क्या होगा कि जब आप नाटक की रिहर्सल देखेंगे, वहाँ पर बच्चों को अभिनय करते देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कहाँ आपने संवाद में भारी शब्द रख दिए हैं, कहाँ आपका बड़े बड़े संवाद हो गए, उनको छोटा करना है। उन भारी शब्दों का रिप्लेसमेंट किन हल्के शब्दों से किया जा सकता है कि आपकी बात भी चली जाए मंच पर और नाटक का ब्रेक भी ना हो, उसकी गति या उसका लय ब्रेक ना हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी रिहर्सल के दौरान बातें निकल के आती हैं, निर्देशक अगर आपको कहता है तो वो संशोधित करिए। उसमें आपका ये बात नहीं आनी चाहिए दिमाग में कि भाई ये मैंने तो लिख दिया, हो गया, अब ये निर्देशक महोदय कैसे कह रहे हैं कि इसमें चेंज करो, मैं क्यों चेंज करूं, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये नाटक जो है, कहानी कविता एक अलग चीज़ है, वो आपकी इंडिविजुअल विधा है जिसमें आप सोचते हैं, लिखते हैं। लेकिन नाटक और उसका मंचन ये पूरा एक समूह की प्रक्रिया है जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। लेखक से लेके प्रस्तुति तक में लाइटिंग, सेट डिजाइनर, डायलॉग आपने लिखा, बच्चे अभिनय करने वाले, ड्रेस डिजाइन करने वाले, बहुत सारे उसमें इन्वॉल्व होते हैं। वो सामूहिक प्रयास है और सभी लोगों को एक दूसरे की बात का सम्मान करना पड़ता है, एक दूसरे की सलाह लेनी पड़ती है। तो अगर निर्देशक, सपोज करिए निर्देशक ने आपसे कोई डायलॉग बदलने कहा, आपने तो बदल दिया, लेकिन अब उसी दौरान कोई बच्चा रिहर्सल कर रहा है, जो अगर वो कहता है कि अरे अंकल ये शब्द तो हमारे समझ में नहीं आ रहा है या ये फंस रहा है, बोलने में पूरा वाक्य पूरा नहीं हो पा रहा है, इसके लिए कोई सरल शब्द बताइए। वहाँ भी आपको सरल शब्द रखना पड़ेगा। सरल शब्द इसलिए रखना पड़ेगा कि बच्चा उस संवाद को फ्लो में बोल सके। अगर नहीं फ्लो में बोल पाएगा तो उस नाटक का आनंद ही ख़त्म हो जाएगा। तो इस ढंग से भी आपको संशोधन करना पड़ेगा नाटक में। फिर अगली बात आती है रिहर्सल अटेंड करने के बाद आपने उनको ये छूट दी कि वो उसमें संशोधन कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, परिमार्जन कर सकते हैं। इसके साथ ही
आपको एक बात का और ध्यान रखना होगा। एक चीज़ हम लोगों को पढ़ाई जाती थी, मतलब मैं चूँकि एजुकेशनल टेलीविज़न में शुरू में आया था तो 3 महीने की ट्रेनिंग पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में हम लोगों की हुई थी। फीडबैक एक चीज़ होता है, फीडबैक वो तो हर विधा के लिए ज़रूरी है। आप बच्चों के साथ शेयर करें अपनी नाटक की स्क्रिप्ट, उनसे पढ़वाएं, संवाद पढ़वाएं। अगर आपको किसी मंच से नहीं जुड़ पा रहे हैं, आप निर्देशक से नहीं मिल पा रहे हैं, तो सीधा उसका हिसाब है, आप किसी प्राइमरी स्कूल में चले जाएं, किसी झोपड़पट्टी में चले जाएं, वहाँ बच्चे इकट्ठे करें, पार्क में कुछ बच्चे इकट्ठे कर लें एक दिन, और उनको आप पढ़वाइए अपनी स्क्रिप्ट, एक एक संवाद दे के पढ़वाइए। देखिए कि उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है, वो उनमें क्या संशोधन चाहते हैं। अल्टीमेटली नाटक जो लिखा जा रहा है तो उन्हीं के लिए लिखा जा रहा है, तो उस समय आप उनसे बात करके उनको अपनी स्क्रिप्ट पढ़वा के अपने नाटक को बहुत बेहतर बना सकते हैं। और नहीं, वहाँ पर भी आप नहीं जा सकते, आपके घर के अगल बगल 4 बच्चे मिल जाते हैं, आप उन 4 बच्चों को अपने घर पर बुलाइए, जब भी उनकी छुट्टी होती हो, समय मिलता हो, संडे को 1 घंटे के लिए बुलाइए और अपनी स्क्रिप्ट की फ़ोटोकॉपी करा के उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। आप उनसे पढ़वाइए, देखिए कहाँ संवाद में उनको दिक्कत हो रही है, किस संवाद को। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो किसी संवाद को खारिज कर देते हैं, नहीं ये तो आपने गलत लिखा है, तो उस पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि बच्चा कर सकता है, खारिज कर सकता है, आपके संवाद को, लिखे हुए को काट सकता है, इसलिए कि बच्चा एकदम बच्चा नहीं है। बच्चे के अंदर भी ज्ञान का बहुत बड़ा अथाह सागर होता है, वो बहुत कुछ सोचता है। मैं आपको बच्चों के बारे में बताऊं, पहला नाटक जो उल्टी दुनिया जब हम लोग लिख रहे थे, उस दौरान मैं 2 टाइम रिहर्सल होता था, दोनों टाइम जाता था। जितेंद्र मित्तल जी थे, संजय देगलुलकर जी और मैं। एक बच्चा 6-7 साल का, वो कुछ शैतानी कर रहा था, बदमाशी, तो जितेंद्र मित्तल ने उसको बुलाया, बेटा ज़रा इधर सुनना। अब इतना सुनते ही वो मुड़ा और अजीब दृष्टि से हम लोगों की तरफ देखा, फिर आया जितेंद्र मित्तल की गोद में बैठ के रोने लगा। हम लोग एकदम स्तब्ध रह गए, इसको तो खाली इन्होंने बुलाया और ये बैठ के रो रहा है, क्या हुआ। तो हम लोगों ने उस समय उसको चुप कराया, फिर बहुत समझाने के बाद हमने पूछा हम लोगों ने उससे, क्या बात है बेटा, तो वो फिर रोने लगा, कहने लगा अंकल हमारे घर पर हमारे पापा ने तो कभी आज तक मुझे बेटा कह के बुलाया ही नहीं। अब सोचिए कितनी बड़ी बात उसने कही, कितनी बड़ी बात उसके मुंह से निकली कि उसके पिताजी ने आज तक 6-7 साल की उम्र हो गई उसकी, कभी बेटा कह के नहीं बुलाया। ये आज के समय की एक बहुत बड़ी समस्या है। इतना ज़्यादा माता पिता व्यस्त हो चुके हैं, वो डैड माम और इसकी जो कल्चर आ गई है उसमें बेटा बेटी जैसे शब्द खोते जा रहे हैं। तो ये कहने का मेरा मतलब, ये घटना बताने का मतलब सिर्फ ये है कि बच्चों के अंदर से भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें हम लोगों को सीखने को मिलती हैं, और बच्चों के माध्यम से उनसे उनके बीच अगर हम ये अपना रिहर्सल रखेंगे तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। फिर एक और मैं बात कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी विशेष परिस्थिति वाले बच्चों को, जैसे मूक बधिर या मानसिक बाधित बच्चों के लिए अगर नाटक लिखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उन बच्चों के साथ जाकर, उनके स्कूल में जाकर बहुत सारा समय बिताना पड़ेगा, और उनके रहन सहन, उनके उठने बैठने का ढंग, बोलने का अंदाज, सबका अध्ययन करना पड़ेगा। मैंने एक नाटक मानसिक रूप से बाधित बच्चों के ऊपर लिखा है, नया तमाशा नई कहानी। इसके लिए मैंने 2 साल मेहनत की थी। मैं उनके स्कूल्स में गया, हम लोग शूटिंग करने जाते थे गांव के स्कूलों में, तो जो विशेष तरह के बच्चे रहते हैं उनके स्कूल में जाते थे, और कई बार जाते थे।
उनसे हम लोग बात करते थे, उनके बात करने का ढंग देखते थे, उनके साथ बैठ के किस्से कहानी उन्हें सुनाते थे, उनसे सुनते थे ताकि उनके बोलने का अंदाज़ मुझे पता चले। फिर मैं ऐसे बच्चों से पर्सनली जाके मिलता था। तब 2 साल की मेहनत के बाद मैंने ये नाटक, नया कहानी, नया तमाशा ये लिखा मानसिक रूप से बाधित बच्चों के ऊपर। तो इन बच्चों के अभी एक उपन्यास आने वाला है, हमारे मित्र हैं प्रदीप सौरभ, उनका उपन्यास बच्चों को लेकर तो नहीं है, लेकिन वो मूक बधिर बच्चों और मूक बधिर व्यक्तियों पर केंद्रित है। तो मैंने जैसे ही सुना, मैंने कहा भाई इसके तो 3-4 दृश्य मैं निश्चित रूप से, इसका हो सकता है कुछ पोर्शन ही मैं ड्रामेटाइज करके नाटक बनाऊंगा। सहमत हो गए। अब देखिए कब तक उपन्यास आता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है। अच्छा, एक चीज़ और है, वो है बच्चों से जुड़ना। और इसके बाद फिर आता है कठपुतली नाटक को लेकर। इधर मैं देख ये रहा हूँ कि कठपुतली नाटक या पपेट शोज़ वो एकदम से एक बहुत अच्छा माध्यम है बच्चों के नाटक को प्रस्तुत करने का, बच्चों को संदेश देने का। वो इधर विलुप्त होता जा रहा है, बहुत कम रह गया है। मैंने तो अपने यहाँ एजुकेशनल टेलीविज़न में हम लोगों ने कठपुतली नाटक को लेकर बहुत सारे कठपुतली कार्यक्रम बनाए हैं और ज़्यादातर की स्क्रिप्ट मैंने ही ड्रामेटाइज़ की थी। बहुत सारी लोक कथाओं को ड्रामेटाइज़ किया। और उस समय लखनऊ में यहाँ पर 3-4 पपेट करने वाले लोग थे। एक श्री BD गौड़ जी थे, वो अब नहीं रहे। प्रदीप नाथ त्रिपाठी जी अभी हैं, मेराज आलम जी अभी मौजूद हैं। तो इन सब लोगों को लेके बहुत सारे हमने नाटक किए थे कठपुतली के। तो कठपुतली नाटक अगर आपको लिखना है तो उसके लिए आपको पपेट संचालित करने वाले ग्रुप से मिलना पड़ेगा, उनसे डिस्कशन करना पड़ेगा, क्योंकि पपेट माध्यम में भी उसकी अपनी लिमिटेशंस होती हैं और उसके आधार पर आपको संवाद लिखने पड़ते हैं। उसमें एक्शन की गुंजाइश कम रहती है, क्योंकि पपेट को एक सीमित दायरे में वो मूवमेंट करा सकते हैं। अच्छा, एक बात और होती है यहाँ, थोड़ा सा हमें लगता है ये जेंडर बायस वाली। अक्सर ऐसा होता है कि अगर नाट्य निर्देशक पुरुष है तो उससे तो कोई बहुत बड़ा विद्वान है, वो नाटक लिखना चाह रहा है, जाकर बात कर लेगा। लेकिन अगर कहीं पता चलता है कि हाँ ये एक महिला नाट्य निर्देशिका हैं, तो तुरंत वो, अरे ये निर्देशिका महिला हैं, अब इनसे यही रह गया है कि मैं जाके इनसे नाटक लिखना सीखूं, ये तो हमारे उसकी बात नहीं है, ये गलत है। मैं आपको बताऊं कि बहुत से अभी भी मंच पर महिला रंगकर्मी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा, इस समय अगर फेसबुक रेगुलर आप लोग देखते हों तो एक मेरा मंच फेसबुक पर चल रहा है। ये गीतांजलि गिरेवाल यहाँ की ग्वालियर की अभिनेत्री और नाट्य निर्देशिका हैं। उन्होंने इतना बढ़िया मेरा मंच के माध्यम से किया है कि लगभग भारतवर्ष के हर रंगमंच से जुड़े बड़े बड़े नामचीन निर्देशकों का, बड़े बड़े एक्टर्स का, उनके अनुभवों को सुनवाया है दर्शकों को। और वो एक बहुत बड़ा काम है हिंदी नाटक के इतिहास में। इतना एक साथ जुड़ के इतने नाटककारों को जोड़ना बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, शायद उसका डॉक्यूमेंटेशन होगा। तो वो एक, तो ये बात भी दिमाग में नहीं आनी चाहिए। चाहे वो आप जब नाटक अगर आपको डिस्कस करना है और महिला निर्देशिका हैं तो क्या हर्ज है, आप जाइए उनसे डिस्कस करिए, उससे आपके अहम को कोई ठेस नहीं पहुंचने वाली। तो ये कुछ तो बातें ऐसी हुई। इसके अलावा एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो काम कर रहे हैं नाटक के मामले में। जैसे बेगूसराय का एक बाल रंगमंच है जिसे ऋषिकेश कुमार जी चलाते हैं।
वो उसने हरिशंकर परसाई जी की कहानी को इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर उसे ड्रामेटाइज़ किया और बहुत सारे शोज़ हुए, बहुत बढ़िया। और वो प्राइमरी स्कूलों के लिए काम कर रहे हैं, ज़्यादातर प्राथमिक स्कूलों में उन्होंने काम किया है। और ये नाटक जो इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, इसके तो बहुत सारे शोज़ हो चुके हैं। तो एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है बाल रंगमंच को लेकर, हमने एक इस पर लेख भी लिखा था। ज़्यादातर जो वर्कशॉप होती हैं, समर वर्कशॉप, वो शहर के बच्चों के लिए होती हैं, शहरों में ज़्यादा केंद्रित रहती है, गांव में बहुत कम होती हैं। इस पर मैंने एक लेख भी लिखा था, कई अखबारों में आया था, हंगामाए वर्कशॉप बोले तो चॉकलेटी बच्चे खुरदुरे बच्चे, उसका शीर्षक था। उसमें हमने यही मुद्दा उठाया था कि ज़्यादातर जो बच्चों की थिएटर वर्कशॉप होती हैं उसमें शहर के स्कूलों के बच्चे लिए जाते हैं, शहर के कॉलोनियों के बच्चे लिए जाते हैं, लेकिन गांव के बच्चे, क्या उनकी शक्ल नहीं है कि वो नाटक कर सकें, या उनके अंदर क्षमता नहीं है कि वो नाटक कर सकें। हालांकि कुछ इस दिशा में प्रयास, जैसे बिहार में ऋषिकेश सुलभ जी हैं, वो गांव में बहुत सक्रिय हैं। मध्य प्रदेश में भी कई निर्देशक सक्रिय हैं जो कि गांव में जाके मंच पर कर रहे हैं। लखनऊ में एक चबूतरा रंगमंच है, वो बहुत काम कर रहा है मलिन बस्ती के बच्चों को लेकर। तो मेरा कहना ये है कि जैसे इस समय प्राथमिक स्कूलों में एनसीईआरटी, नेशनल ट्रस्ट की तरफ से, सबकी तरफ से बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है कहानी सुनाने पर, कहानी सुनाने की बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही टीचर्स को कि वो कहानी सुनाएं। तो ये जो ट्रेनिंग दी जा रही वो इसलिए दी जा रही कि वो कहानी के माध्यम से इतिहास, भूगोल या मैथमेटिक्स जैसे गैर रोचक विषयों को भी पढ़ाएं। तो इसी तरह गांव के स्कूलों में, बेसिक स्कूल्स में, क्या रंगमंच को भी नहीं लाया जा सकता? वहाँ पर भी पाठ्यक्रम में रंगमंच शुरू से ही शामिल कर दिया जाए अगर, तो उससे बच्चों को कहानी शिक्षण का भी आनंद मिलेगा, नाटक का भी आनंद मिलेगा, उनको विभिन्न विषयों को पढ़ने में भी आसानी होगी, बहुत सारी सुविधा चीज़ें हो सकती हैं। तो इसके लिए हमें लगता है कि ये गवर्नमेंट के बड़े अधिकारियों को या शिक्षा विभाग को रंगकर्मियों की तरफ से या लेखकों की तरफ से ऐसा कोई पत्र लिखा जाना चाहिए कि जैसे ये कहानी सुनाने की बात हो रही है कि कहानी स्कूलों में सुनाई जा रही है, उसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही है, वैसे ही बाल रंगमंच को भी वहाँ पर शामिल किया जाए। तो उसका बहुत बड़ा फ़ायदा बच्चों को शुरू से ही मिलने लगेगा, क्योंकि नाटक सिर्फ बच्चों को नाटक ही नहीं दिखाता है, रंगमंच बच्चों को वो एक अच्छा इंसान बनाता है, उनके उठने बैठने की तरीके बदल जाते हैं, उनके बात करने का स्वर बदल जाता है, बहुत कुछ बदल जाता है। मतलब वो एक बेहतर इंसान बनने की ओर अग्रसर हो जाता है। अगर कम शब्दों में मैं कहूँ तो बेहतर इंसान बनने की तरफ अग्रसर हो जाता है। और एक बात और मैं बताऊँ, एक यहाँ पर निर्देशक हैं ललित सिंह पोखरिया जी, तो उनको हम लोग कहते ही हैं कि उनका नाम मैंने अक्सर रख दिया था कैमोमिला। कैमोमिला एक दवा होती है होम्योपैथिक में, जो कि उसका की सिम्टम है रोते बच्चों को हंसाना। तो हम उनको इसलिए कहा करते थे ललित पोखरिया को कैमोमिला, क्योंकि उनके पास जो बच्चा जाता था, गंभीर से गंभीर बच्चा हो, वो उसको हंसा देते थे। रंगमंच में वो इस कदर इन्वॉल्व हो जाता था उनके साथ। उनके अभिभावक आते थे, कहते अरे एकदम ये बच्चा तो बदल गया, समझ में ही नहीं आ रहा है। तो दोनों पर ये बहुत ज़रूरी है ऐसे बच्चों को लाना और उनके साथ काम करना। फिर एक चीज़ और, मैं एक दो बिंदु और रह गए हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ।
जो भी नाटक पहले के लिखे गए हैं, अगर आपने पहले से कोई नाटक लिख लिया है और उसमें अभी मंचित नहीं हुआ है, तो मेरा ये कहना है कि अभी भी आप उसको, उस नाटक को, लिखे नाटक को अपने ले जाइए, किसी अच्छे निर्देशक से बात करिए, उसमें आपको कोई संकोच नहीं होना चाहिए। उससे डिस्कशन अगर करेंगे आप तो उस नाटक को बेहतर बनने की संभावना हो सकती है, वो उसकी बेहतरीन प्रस्तुति करवा सकते हैं और उसका छपना भी सार्थक होगा। क्योंकि मैं अभी एक मेरे पास नाटक संग्रह कहीं से आया था समीक्षा के लिए, और उसमें बड़े अच्छे कहना चाहिए शिक्षकों ने लिखा था, जिसमें से एक शिक्षक थे, उन्होंने तो 2-3 नाटक लिखे, उनके 3 नाटक थे, बहुत अच्छे थे, लेकिन 2 और लोगों के नाटक थे, उसमें वही समस्या आई कि इतने बड़े बड़े संवाद, इतने बड़े बड़े भारी भरकम पैराग्राफ वाइज संवाद थे, भारी भरकम शब्द थे, और वो साफ साफ ये लिखा जा रहा था कि दिख रहा है कि वो नाटक लिखने के लिए लिखे गए हैं। खाली वो कहानी है, एक लंबी कहानी है जिसमें बीच बीच में उन्होंने डायलॉग लिखा है, तो उसके आगे उन्होंने नाम लिख दिए पात्रों के और वो नाटक हो गया। तो ऐसे नाटक नहीं होता है, ऐसे नाटक बन भी नहीं पाता है। उसका क्या होगा, आप लिखेंगे, लिखने के बाद वो किसी पत्रिका में छप भी सकता है, नहीं भी छप सकता है। आप पैसा दे के उसकी किताब छपवा सकते हैं, छपने के बाद उसका विमोचन करवा देंगे और अंततः वो फिर जाके डंप हो जाएगा किसी पुस्तकालय में। तो आज मैंने जो ये 4-5 महत्वपूर्ण बिंदु आपके सामने रखे हैं, पहला तो दृश्य वाली चीज़, दूसरी नाटक के मंच की समझ वाली चीज़, और तीसरी चीज़ आपको संवाद और भाषा, इस पर ध्यान देना है। तो आप बेहतर नाटक लिखने की तरफ अग्रसर हो सकेंगे। साथ में कुछ और चीज़ें मैंने जोड़ी, जो जैसे कठपुतली वाली समस्या, उस पर होना चाहिए काम, और स्कूलों में भी जाना चाहिए, नाटक का वहाँ मंचन शुरू होना चाहिए, इस पर भी काम होना चाहिए। तो ये अगर कुछ चीज़ें, अगर हमें लगता है कि बाल नाटक को लेके तैयारी की जाए तो बहुत कुछ किया जा सकता है। अच्छा, कुछ नाटकों का मैं यहाँ उल्लेख भी करना चाहूँगा जिसको कि पढ़ना चाहिए, जो अच्छे नाटक लिखे गए हैं। जैसे इनका प्रताप सहगल जी का है आओ खेलें एक कहानी और नकली दीवार, ये दोनों बहुत अच्छे नाटक हैं। छोटे छोटे संवाद हैं लेकिन बेहतरीन है, और इनकी प्रस्तुति भी दिल्ली में हो चुकी है। केशव चंद्र वर्मा जी की बच्चों की कचहरी, और इनका दिव्यक रमेश जी का एक बहुत अच्छा नाटक है जिसका मैं यहाँ उल्लेख करना चाहूँगा, बल्लू हाथी का बालघर। ये मैंने पढ़ा था, हिंदी समय वेबसाइट है, उस पर अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा की वेबसाइट। बल्लू हाथी का बालघर, इसमें बहुत साधारण सी कहानी है। कई बार जो जानवरों की मीटिंग होती रहती है, वो मीटिंग चल रही है, उसी बीच एक कहीं से बहुत डरा हुआ बूढ़ा हाथी आके बैठ जाता है। तो उसमें कहीं से ये बात खरगोश ने उठाई थी कि भाई जब हम लोग चले जाते हैं अपना शिकार करने या काम पर, तो हमारे बच्चों को कौन देखेगा, उनको शिकारी लोग आके मार सकते हैं। तो वो जो बूढ़ा हाथी आया था वो इस बात के लिए तैयार हो जाता है कि मैं इनकी देख रेख करूँगा। और उसका एक, जैसे उसने कहा कि मैंने शहरों में देखा है कि जैसे शहरों में बालघर होते हैं वैसे यहाँ पर मैं बालघर, और बल्लू हाथी का बालघर बन गया। बहुत खूबसूरत नाटक, उसको कभी मौका लगे तो आप ज़रूर पढ़िए। इसी ढंग से इनका लक्ष्मी नारायण लाल जी का बंदर का खेल बहुत अच्छा नाटक है, उसको पढ़ना ही चाहिए। रेखा जैन जी का गणित देश, अप्सरा का तोता, दोनों ही अच्छे नाटक हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का भोंगो खोखो, इन सब नाटकों का उल्लेख मैं यहाँ इसलिए सिर्फ कर रहा हूँ कि इनका एक मॉडल नाटक के रूप में उपयोग किया जा सकता है, जिसमें
अगर आप लेखन की शुरुआत करने जा रहे हैं तो उसको पढ़ के भी आपको अंदाज़ा लग सकता है कि हम कैसे बच्चों के लिए नाटक लिखें। उसमें छोटे छोटे संवाद हैं, चुटीले संवाद हैं, मज़ेदार दृश्य हैं जिसमें बच्चों को हंसी भी आती है, बच्चों का मनोरंजन भी होता है और बच्चे पूरी तरह से आनंदित होते हैं। तो इस ढंग के अगर लेखन आप करेंगे बच्चों के लिए तो वो हमें लगता है उनका मंचन भी होगा और बाल रंगमंच और हिंदी बाल नाटकों की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण काम होगा। और अगर इस संबंध में आप लोग और भी कुछ जानना है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है जो महत्वपूर्ण बात थी वो मैंने आप लोगों को बता दी है। और ऋषि शर्मा जी से मैं इजाज़त चाहूँगा कि इतना मैंने बताया। अब अगर कहें तो वक्तव्य इतने सारे, एक तो पहले मैं सबसे धन्यवाद भी देना चाहूँगा, इतने लोग जुड़े इससे के साथ और इतना आप लोगों ने धैर्य के साथ हमारी बातें सुनी। हालांकि मैं कोई व्याख्यान मैं नहीं दे पाता, अपने स्क्रिप्ट राइटिंग पर ज़रूर व्याख्यान देता था। वो स्टूडेंट्स मास कम्युनिकेशन के आते थे उनको स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के लिए, लेकिन उसमें साथ में बहुत सारा मटेरियल होता था, उसके माध्यम से बताते थे। मुझे लगता है इस ढंग से पहली बार मैंने बताने के ढंग से कोई चीज़ बताई है। पता नहीं कितना मैं सफल हुआ हूँ कितना नहीं, ये तो बता सकेंगे। और ऋषि शर्मा जी को बहुत बहुत आभार। हिंदी है जिंदगी मंच को बहुत बहुत आभार। आप सभी को, दर्शकों को, श्रोताओं को आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। कट कर दें, फिनिश कर दें।